एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। जो भी लोग यूपीपीसीएस आरओ या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपकी घटना चक्र की सीरीज में चला रही हूँ, जिसमें हम हिस्ट्री की घटना चक्र को कंप्लीट कर चुके हैं। ज्योग्राफी हमारी चल रही है। ज्योग्राफी में भी हमने कई सारे टॉपिक्स कर लिए हैं ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंचाई और नहर के बारे में, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि ये इरिगेशन, राइट, ये इरिगेशन एंड कैनाल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सी नहर से कहाँ सिंचाई की जाती है, उसका सोर्स क्या है, वाटर सोर्स किस रिवर से सोर्स आपका वाटर इसमें फिल होता है, इरिगेशन पैटर्न क्या है, कहाँ पर कितना इरिगेशन होता है और कैसे होता है और किस केनाल की हेल्प से होता है। देखिए, स्वास्थ्य थोड़ा सही होने के ना होने के कारण कल आपका वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, लेकिन अब कंटिन्यू चीजें रहेंगी। आपको पता है थोड़ा सीजन चल रहा है वायरल का, तो बस वही वायरल हुआ था। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं थोड़ा सेशन को। अपने एनर्जी थोड़ी कम है, थोड़ी लो है, बट मैनेज कर लीजिएगा आप। अगेन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपके लिए क्रिएट करती रहूं और आप तक पहुंचाती रहूं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के अपने टॉपिक को। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लेंदी नहीं है। आज ही एक सिंगल वीडियो में हम इसे कवर कर लेंगे और फटाफट से अपना जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे, राइट। चलिए, ऐसा हम नोट्स का पार्ट देखेंगे। देखिए, जो इंडिया की जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है। ठीक है। पश्चिमी हिमालय जो आपका वेस्टर्न हिमालय है और जो नॉर्थ ईस्ट असम है, मेघालय है जिसमें आपका सेवन सिस्टर्स वाला पार्ट आता है, और दक्षिण के कुछ भागों को छोड़कर, मतलब वेस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्ट का असम और मेघालय वाला पार्ट, और साउथ इंडिया में थोड़े पार्ट को छोड़कर जो अधिकतर जो एरिया है आपके इंडिया का, वो उच्च तापीय मंडल यानी कि हाई टेम्परेट जोन में आता है। ऊंचे तापमान और अधिक वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होता है। जब टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका ट्रांसपिरेशन है, ठीक है, जिसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, या जो वेपराइजेशन है, ज्यादा मात्रा में पानी जो है भाप बनकर जो है आपका एटमॉस्फेयर में चला जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो जो बोई गई फसलें हैं उसके लिए आपकी सॉइल में नमी कम जो है कम पड़ जाती है। ठीक है। जो ह्यूमिड उसकी में जो मॉइस्चर है आपका सॉइल में, वो कम पड़ जाता है, क्योंकि जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन है या ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, जिसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। अगर टेम्परेचर मॉडरेट हो, इतना ज्यादा ना हो, तो सिंचाई की जरूरत भी इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी। अब देखिए, भारत में सिंचाई के बहुत सारे साधन हैं। ठीक है। भारत में आपका सिंचाई के साधन जैसे कि नलकूप हो गया, कुआं हो गया, तालाब हो गया, नहर हो गई, बहुत सारे साधन हैं। लेकिन जब आप 2018-19 के डेटा देखते हैं तो सिंचाई का जो मेजर सोर्स है इंडिया में वो नलकूप है, जिसे हम ट्यूबवेल कहते हैं। ठीक है। जिसे हम ट्यूबवेल कहते हैं, नलकूप कहते हैं, जिनका शुद्ध सिंचित क्षेत्र लगभग 48.51%, मतलब नलकूप से आपका 48.51% एरिया, लैंड एरिया जो इंडिया का है, वो इरिगेट किया जाता है। नलकूप और कुओं को जोड़कर अगर हम वेल एंड ट्यूब वेल्स दोनों को जोड़ लें तो 63.94% एरिया इंडिया का इरिगेट होता है नलकूप और कुएं से। कैनाल की बात करें तो कैनाल से 22.96% और टैंक से 2.33%, और बाकी जो साधन बचते हैं आपके, ठीक उससे 10.77% आपकी सिंचाई की जाती है। अब जो 15-16 का डेटा था उसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान था, मध्य प्रदेश का सेकंड, और राजस्थान का थर्ड पोजीशन थी। किसमें? आपका इरिगेशन में सबसे ज्यादा इरिगेशन किस कहाँ किया जाता है? यूपी में, फिर एमपी में, फिर राजस्थान में। जो भारत की सिंचाई परियोजनाएं हैं, जो आपकी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है लघु, मतलब छोटी, स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट जिन्हें बोलते हैं हम, ये छोटे लेवल पे होती है। इनके लिए क्या होता है कि 2000 हेक्टेयर से कम जब एरिया होता है, जमीन होती है, तो हम स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को यूज करते हैं। देखिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। स्मॉल, मीडियम और जो लार्ज है, उसका जो लिमिट है, लिमिट है आपकी जो लैंड की लिमिट है उसको आपको याद रखना है। जैसे
स्मॉल में आपका जिनके पास 2000 हेक्टेयर से कम की जमीन है, उसमें हम स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट लगाते हैं। इसमें आपका कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर, एनीकट, ये सब आते हैं। इंडिया का जो सिंचाई है उसका लगभग 62% की आपूर्ति आपकी लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है, जो आपके स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट हैं। फिर आता है मीडियम स्केल के इरिगेशन प्रोजेक्ट। इससे आपका जो जिनके पास 2000 से 10,000 हेक्टेयर की जो जमीन है, वो आपके मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट से इसको इरिगेट किया जाता है। तीसरी बात करें वृहद सिंचाई परियोजना, जो लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन होती है। इसके लिए बड़ी और मध्यम परियोजनाओं से देश का 38% सिंचाई की आवश्यकता पूरी होती है। राइट। सबसे पुरानी, देखिए विश्व की सबसे पुरानी, वर्ल्ड की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्थाओं में से गंग नहर है। मतलब वर्ल्ड की सबसे पुरानी जो नहर, सबसे पहली नहर बनी, उसका नाम गंग नहर था। और ये 1927 में बीकानेर के जो उस समय राजा थे, बीकानेर आपका राजस्थान में है, उन वहां पे राजा थे श्री गंगा सिंह। ठीक, उन्होंने इसका निर्माण कराया था, इसीलिए इसका नाम गंग नहर रखा गया। ये नहर अब किस नदी से पर है, तो ये किस नदी से इसका वाटर जो है लिया जाता है, तो सतलज नदी नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला से निकाली गई है। सतलज रिवर को वहां से काट कर और ये नहर निकाली गई है। ठीक है, सतलज नदी का पानी ही इस नहर में आता है। ईस्टर्न यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर, यमुना नदी के बाएं तट से ताजेवाला यानी वर्तमान में यमुनानगर जिला हरियाणा से निकलती है। मुख्य नहर की लंबाई जो है वो 197 किलोमीटर है। ये जो नहर है, इसमें हिंडन, यमुना, दोआब, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद जनपद में सिंचाई की जाती है। पुनरुद्धार के पश्चात ये नहर प्रथम बार 1830 में चलाई गई थी। इस नहर प्रणाली में जुलाई से पानी की कमी होने लगती है और अक्टूबर तक तो इस नहर में जो पानी है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक, ये जो आपकी नहर है कौन सी, पूर्वी यमुना नहर। ठीक, नहरों में आपको देखिए दो तीन चीजें याद रखनी है। नहर का नाम, किस रिवर से काट के निकाली गई है या कहाँ से उसका वाटर सोर्स है, और किस स्टेट में वो नहर है। राइट, तो ये आपको इतनी चीजें याद रखनी है। और एक चीज और कि किस किस रीजन में उससे सिंचाई की जाती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए ताजेवाला से लगभग 3 किलोमीटर हथनी कुंड बैराज, जो कि हरियाणा में है, वहां उसका निर्माण कराया गया है। अब देखिए अपर गंगा कैनाल, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेगा। अपर गंगा कैनाल जो है वो 1842 में इसका निर्माण कराया गया था। और सर पीटी कॉटले ने इसका निर्माण किया था और पहली बार इसमें 8 अप्रैल 1854 को पानी छोड़ा गया था। ये जो नहर है आपकी अपर गंगा कैनाल, हरिद्वार के भीमगोड़ा नामक स्थान से गंगा नदी के दाहिने तट से निकलती है। जिसकी जो मुख्य गंगा नहर की लंबाई है वो 298 किलोमीटर है। और नहर प्रणाली जो आपका कैनाल सिस्टम है, उसकी पूरी लंबाई 6496 किलोमीटर है। ये आपको याद रखने की जरूरत ऐसी खास नहीं है। और इस नहर से कहाँ कहाँ से की जाती है सिंचाई, तो हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा, यूपी के मेजर जिलों में आपके सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में अब देखिए शारदा या घाघरा जिसे बोलते हैं, दोआब में भी एक नहर है, जैसे कि पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज। इसमें जो है सुरक्षात्मक सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए जनपद चंपावत की खटीमा में बनबासा के पास शारदा नदी से एक नहर जो है निकाली गई है आपकी, याद रखिएगा, बनबासा के पास शारदा रिवर से। तो यहाँ पर इन जिलों में कैनाल से जो है, शारदा रिवर से काटी गई जो कैनाल है आपका, उससे सिंचाई की जाती है। मुख्य नहर 44.3 किलोमीटर लंबी है, जबकि जो आपका पूरा कैनाल सिस्टम है वो 9961 किलोमीटर है। और 1918 में ये परियोजना शुरू हुई थी और 1928 में परियोजना पूर्ण कर समादेश क्षेत्र में जल आपूर्ति की जानी प्रारंभ की गई। लोअर गंगा इसी तरीके से कैनाल है आपकी। एक अपर गंगा कैनाल आपने पढ़ी, लोअर गंगा जो है वो नरौरा बुलंदशहर में से निकलती है। और इसकी जो मेन कैनाल है उसकी लंबाई 98 किलोमीटर, जबकि जो पूरी कैनाल सिस्टम है वो 8278। देखिए केवल कैनाल में आपकी कैनाल की लंबाई आ जाएगी, कैनाल सिस्टम में उससे जितनी जुड़ी हुई रिवर्स हैं वो सारी आ जाएंगी, तो इसलिए उसका एरिया बढ़ जाता है।
गंगा के जो राइट आपका बैंक है, दाहिने तट पर निचली गंगा नहर की अभिकल्पना 1869 में की गई थी। खैर चलिए आगे बढ़ेंगे, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इंदिरा गांधी केनाल, ये मार्च 1958 में तत्कालीन हमारे जो गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, आपके उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे, इन्होंने इसका शिलान्यास किया 1958 में। और इसका उद्गम पंजाब में जो सतलज रिवर और ब्यास रिवर के संगम पर हरीके बांध है, याद रखिएगा पंजाब में हरीके बांध है जहां पर सतलज और ब्यास रिवर मिलती हैं, वहीं से ये कैनाल निकाली गई है। और ये विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। ये आप इसकी लंबाई जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व की सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम है। इस नहर से वेस्टर्न राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर की सिंचाई की जाती है। एक गंडक परियोजना है आपकी, और ये गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास है। 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है। और फरक्का बैराज आपको पता है, वेस्ट बंगाल, 1975 में हुगली नदी के सिल्ट जमाव को रोकने के लिए इसका निर्माण किया गया था। राइट, तो फरक्का के पास ही आपका ये चली जाती है आपका वेस्ट बंगाल, आपकी गंगा रिवर, यहीं से जल वहन की क्षमता। देखिए आपका केरल की बात करेंगे अब हम, बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती चल रही हूँ आपको। केरल में पलक्कड़ जिला है आपको, वहां पे चेरू कुन्नम पूजा, कुंती भी है और कुंथी पूजा पूरा नाम है। पूजा जो रिवर है वहां पर मंगलम सिंचाई परियोजना है, मंगलम की सहायक एवं भरत पूजा, देखिए पूजा की उप सहायक नदी है। ये बांध 1966 में बना था। एक है माला नहर तंत्र जिसे हम गार्लैंड कैनाल सिस्टम कहते हैं, कैप्टन दिनशॉ जे दस्तूर ने इसको प्रस्तावित किया था। और जबकि नदी जोड़ने वाली का पहली बार विचार ना, जैसे रिवर लिंक प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, दो रिवर को आप लिंक कर दें, एक में मान लीजिए कम पानी, एक में ज्यादा पानी है, तो ज्यादा वाली अपना एक्स्ट्रा पानी कम वाली को ट्रांसफर कर देगी। तो इस तरीके से रिवर लिंक परियोजना भी हमारी चलती है। सबसे पहली बार उसका जो आइडिया था वो इरिगेशन इंजीनियर थे आपके, सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया, इन्होंने दिया था। उसके बाद केएल राव का नाम भी इसमें जोड़ दिया गया। उस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 27 जनवरी 2003 को जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना हरियाली का शुभारंभ किया था। हरियाली अगर आ जाए कभी तो आपका जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना थी ये। हरियाली समझ के आप इसे कुछ फॉरेस्ट या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई स्कीम मत लगा दीजिएगा, टिक। ये वाटर से रिलेटेड है, आपका इरिगेशन से रिलेटेड है। चलिए देखिए, कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने और हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के लिए 1 जुलाई 2015 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY को स्वीकृति दी। और 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 वाटरशेड विकास कार्यक्रम आपके क्रियान्वित किए गए। समेकित बंजर भूमि, अब वो 3 प्रोग्राम कौन से थे? इंटीग्रेटेड वेस्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम और डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे हम DDP कहते हैं। ये 3 प्रोग्राम आपके 1 अप्रैल 2008 को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किए थे। चलिए देखिए, अब जो प्रायद्वीपीय भारत है आपका, पेनिनसुलर इंडिया है, वहां पर सिंचाई कैसे होती है? तो वहां तालाब से सिंचाई होती है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर चट्टानी भूमि है, चट्टानी बहुत ज्यादा है, प्लेट्यू है तो, और पठारी वाला एरिया है, तो यहाँ पर नहर और कुएं बन नहीं सकते हैं आसानी से, तो यहाँ पर तालाबों द्वारा ज्यादातर सिंचाई होती है। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां हैं वो मौसमी हैं, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है, इसलिए नहर बहुत ज्यादा यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं है। सिंचाई की दृष्टि से अगर देखें, भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से प्रमुख राज्य अंडरग्राउंड वाटर जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है, फिर पंजाब में है, फिर MP में है, फिर महाराष्ट्र में है। देखिए नलकूप से सिंचाई 74.6% होती है, नहर से 15.2, कुएं से 8.8, टैंक से 0.6, अन्य साधन से 0.8। देखिए नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में होती है। ये आपको डेटा इस तरीके से थोड़ा सा एक दिमाग में रखना है कि सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सबसे ज्यादा किस सोर्स से होती है। जैसे नलकूप से हुई, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है जस्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे आ गया अब हमारा क्वेश्चन का पार्ट।
तो चलिए, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट है। अब हम अपने क्वेश्चन के पार्ट को कर लेंगे और ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा आज ही एक सिंगल वीडियो में। और फिर आपका कैनाल से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। अगेन, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से मैं शॉर्ट नोट्स की सीरीज भी लाऊंगी। थोड़ा इधर बिजी शेड्यूल है। जैसे आप एक पेज में 4 ऐसे कॉलम बना लें, इधर लिख दें नेम ऑफ कैनाल का नाम लिख दिया, इधर स्टेट लिख दिया, इधर सोर्स या रिवर किस रिवर से काट के बनाई गई है, और इधर कहाँ कहाँ पर ये इरिगेट करती है। ठीक है, और एक और बना लिया तो उसका लेंथ या एरिया कितना है ये कर लिया। बस इतना आप लिख लेंगे, एक पेज में पूरे आपके कैनाल सिस्टम आ जाएगा और फिर वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक, चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका। ये जो काम है ना, ये मैं आपको सरल करके खुद से प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। पहला क्वेश्चन है आपका, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। मतलब जो पट्टी सीमा परियोजना है वो इनमें से कौन सी रिवर है, ये जो रिवर आपको दी गई है इनमें से कौन सी रिवर है पट्टी सीमा परियोजना जिनके लिंक से बनी है। यस, तो देखिए, जो पट्टी सीमा परियोजना है वो बेसिकली आपका कृष्णा और गोदावरी को लिंक करके बनी है। ठीक है, कृष्णा एंड गोदावरी को। देखिए, बीपीएससी 2022 का ये क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है, 1 साल पहले का। चलिए, कृष्णा एंड गोदावरी पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों से बनी। हो सकता है कि ये क्वेश्चन इस बार आपके यूपीपीएससी में आ जाए। ठीक है, पूरे चांसेस हैं क्योंकि बीपीएससी एमपीपीएससी का रिपीट करता है यूपीपीएससी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है हमें, और यूपी बीईओ 2019 का देखिए ये क्वेश्चन है। देखिए, घाट प्रभा आपको पता है कि कर्नाटक में है क्योंकि घाट प्रभा हमने रिवर भी पढ़ी थी। उकाई गुजरात में है, बिल्कुल सही है। नीरा और जवाई, देखिए नीरा आपको अगर नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जवाई जो है वो तमिलनाडु में नहीं है। ठीक, जवाई जो है आपकी वो आपका लूनी रिवर पे है, तो लूनी आपकी राजस्थान में है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, जबकि नीरा जो है वो महाराष्ट्र में है। तो जवाई जो है वो आपका लूनी रिवर पे है, ना कि तमिलनाडु में। तो लूनी रिवर आपकी राजस्थान गुजरात से इधर राजस्थान से अरावली से निकलकर आपका गुजरात के कच्छ के का जो मैदान है, कच्छ का रण है, वहां पर दलदली हिस्से में मिल जाती है। और ये भी एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, पूर्व की सॉरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट की तरफ बहती है, जिसमें हम नर्मदा पढ़ते हैं, ताप्ती पढ़ते हैं, में हम साबरमती पढ़ते हैं, और हम उसमें लूनी भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि जवाई जो है वो लूनी रिवर पे है परियोजना, और जो लूनी है वो वेस्ट फ्लोइंग है। और कहाँ, राजस्थान या गुजरात अगर आता तो एक बार को हम देख लेते, कि तमिलनाडु में बिल्कुल नहीं है। चलिए, देखिए, जवाई परियोजना राजस्थान में लूनी की सहायक नदी जवाई नदी से, लूनी की ट्रिब्यूटरी है जवाई रिवर, वहां पर है आपका जवाई परियोजना। जबकि उकाई आपकी ताप्ती नदी पर है गुजरात में। घाट प्रभा कर्नाटक, घाट प्रभा नदी और नीरा नहर महाराष्ट्र में कृष्णा की सहायक नीरा नदी से संबंधित है। तो इस तरीके से सहायक नदियां याद करना बहुत जरूरी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन एंड रीजन टाइप का। कह रहा है कि जो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। बिल्कुल, ये हमने पढ़ा था कि प्रायद्वीपीय जो भारत है वहां पर पथरीली चट्टानें ज्यादा हैं, जिसकी वजह से केवल तालाब से ही सिंचाई होती है। नहर और कुएं खोदना यहाँ पर इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। नहर क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जो नदियां हैं वो मौसमी है, और मौसम रहता है तो भरती हैं, और जब नदी नहीं भरी होगी तो कैनाल कहाँ से पानी आएगा उसमें। तो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी है, ये रीजन बिल्कुल सही है। तो इसलिए हम तालाब को ही प्रमुख साधन बनाते हैं, तो ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है हमें, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है, देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्षा भर में 750 ml से अधिक वर्षा mm से अधिक वर्षा होती। 750 mm यानी कि आपका 75 सेंटीमीटर हो गया। और देखेंगे दूसरा, हम दूसरा देखेंगे। बिल्कुल ये तो सही है, क्योंकि 75 mm तो एक मॉडरेट अमाउंट, 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 mm से अधिक वर्षा होती है, तो सही है।
देश की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं। नहीं भाई, देश की सिंचाई का प्रमुख स्रोत हमने देखा है कि लगभग 72 अप्रोक्सीमेटली 72 से 74% जो है आपका, वो किससे होता है? नलकूप से, ट्यूबवेल से होता है। तो ये गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदानों की प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है। बिल्कुल ये सही है, कछारी। नेक्स्ट है पर्वतीय क्षेत्र प्रदेश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है। ये भी आपका सही है। तो देखिए, यहाँ से आपको एक गलत स्टेटमेंट पता चला कि देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं, जबकि नहीं, नलकूप है। लेकिन जो अदर 3 स्टेटमेंट है उनको भी आपको याद रखना है, ठीक है? अगर इनमें से एक भी स्टेटमेंट आपको नहीं आता होगा तो आप इस तरीके का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बी आपका गलत दिया हुआ है। ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से, एक सेकेंड, मैंने आपको शायद 72% ये बता दिया है, ये किसी और चीज का था डेटा। आपका 48% जो है, अप्रोक्सीमेटली 48% जो है नलकूप से सिंचाई होती है। ठीक है, देखिए 48.51% नलकूप से होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश सर्वाधिक है? सिंचाई से जिसमें सबसे ज्यादा होती है। देखिए 2011 का ये क्वेश्चन है, उस समय के हिसाब से जो आपका ऑप्शन था वो हरियाणा था। ठीक है, अभी देख लेंगे, अभी हम देखेंगे किसका क्या है ज्यादा। 2015-16 का डेटा हम देखेंगे फिलहाल। हरियाणा में 96.91% और उत्तर प्रदेश में 83.17, मध्य प्रदेश में 56, महाराष्ट्र में 17। तो अभी भी हम देख रहे हैं हरियाणा का ही ज्यादा है। तो मतलब सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र, सिंचाई से जो इसमें एग्रीकल्चर आपका किया जाता है, कृषि की जाती है, उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा हरियाणा में है, सबसे ज्यादा। तो हरियाणा अभी भी आपका हरियाणा ही करेक्ट होगा। अगर क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा नलकूप से सिंचाई कहाँ की जाती है, तो उत्तर प्रदेश में की जाती है। ठीक है, चलिए। 15-16 के कृषि गणना के हिसाब से, देखिए इन ऑप्शंस में हरियाणा सबसे ज्यादा था, लेकिन हरियाणा वैसे ओवरऑल सबसे ज्यादा नहीं है। जब आप डेटा देखेंगे 2015-16 का भी रिसेंट, तो देश में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशत चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा है। चंडीगढ़ में 100% जो एग्रीकल्चर है वो सिंचाई से ही पे ही डिपेंड है। और उसके बाद पंजाब 99.6%, फिर हरियाणा का स्थान है। तो पहले चंडीगढ़, फिर पंजाब, फिर हरियाणा। अगर ये तीनों ऑप्शन में आते हैं तो आप चंडीगढ़ पे टिक लगाएंगे, ठीक है? बाकी अदरवाइज इनमें सबसे ज्यादा क्या है, हरियाणा का था, जो गिवन ऑप्शंस थे आपके। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार यानी प्रतिशत वाला राज्य है। देखिए यहाँ पर आ गया चंडीगढ़, फिर पंजाब, फिर हरियाणा था। अब क्या है, पंजाब यहाँ दिया है, चंडीगढ़ दिया नहीं गया है, तो आप पंजाब पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी माइक्रो इरिगेशन टेक्निक से के बारे में कौन सा सही है, हमें बताना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला है कि मृदा से उर्वरक या पोषक हानि कम की जा सकती है। अगर हम माइक्रो इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन करेंगे तो इसमें ये हो सकता है। तो यस, अगर आप बहुत ज्यादा बड़े बड़े सोर्सेज से इरिगेशन करेंगे तो आपके जो फर्टिलाइजर हैं, या फर्टिलाइजर्स जो आपके ऊपरी सतह पर है मिट्टी के, या जो आपके न्यूट्रिएंट्स है, वो इरोड हो सकते हैं। जबकि आप अगर ड्रिप इरिगेशन या माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट लगाएंगे, टेक्निक लगाएंगे, तो उससे ये हानि कम की जा सकती है। दूसरा है कि यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास और भी साधन हैं। इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। यस, तो भूमि का जल स्तर कम होने से रोक सकते हैं अगर हम माइक्रो इरिगेशन टेक्निक का यूज करेंगे। ठीक, तो ये आपका सही है। 1 और 3 आपका सही है, 2 आपका गलत है। ठीक, नेक्स्ट है जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। जिससे हम जीवन रक्षक या बचाव सिंचाई, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं प्रोटेक्टिव इरिगेशन, है ना? याद नहीं आ रहा था मुझे।
प्रोटेक्टिव इरिगेशन इसको बोलते हैं हम। तो प्रोटेक्टिव इरिगेशन में आप क्या करते हैं, पीडब्ल्यूपी सिंचाई करते हैं। पीडब्ल्यूपी का क्या मतलब होता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। मतलब देखिए, एक हर चीज की एक लिमिट होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि एक हर चीज की एक लिमिट होती है। हमारी बॉडी में भी जैसे हर चीज की एक लिमिट होती है, वैसे प्लांट में हर चीज की एक लिमिट होती है। तो एक लिमिट, लोअर लिमिट आती है प्लांट में, जैसे ये लिमिट है कि बस इससे नीचे अगर अब गया पानी तो जो प्लांट है वो विल्ट कर जाएगा, मुरझा जाएगा। अब इसका लेवल वो एकदम लोअर लेवल आ गया है, इसके बाद अब ये बचेगा नहीं प्लांट। वो होता है आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। और अगर वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट अचीव कर लिया प्लांट ने, फिर आप उसको पानी से नहला दें, फिर कोई मतलब नहीं है। तो जीवन रक्षक या बचाव सिंचाई कहते हैं ना कि लाइफ सेविंग, लाइफ सेविंग है, आप किसी की लाइफ सेव कर रहे हो, प्लांट की लाइफ सेव कर रहे हो। प्रोटेक्टिव इरिगेशन इसे बोलते हैं। तो पीडब्ल्यूपी सिंचाई भी हम उसे कहते हैं, प्रोटेक्टिव विल्टिंग पॉइंट वाला इरिगेशन ये होता है। नेक्स्ट है, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। ठीक है, हमें बताना है। तो देखिए, गंगा घाघरा दोआब में, गंगा यमुना दोआब में, या सरयू पार मैदान में, या बुंदेलखंड में। तो देखिए, जो आपका सरयू पार वाला मैदान है, यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा विकास देखा गया है। बुंदेलखंड में तो अभी भी बेचारी परियोजनाएं चल रही हैं। एक बात याद रखिएगा, बुंदेलखंड में आपका केन बेतवा लिंक परियोजना चल रही है, लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, 2005 या 6 में इसको किया गया था आपका, लेकिन इस पे हस्ताक्षर पे साइन, उस पे क्या बोलते हैं, जो आपका मेमोरेंडम था, उस पे साइन 2021 में हुआ, अभी 2023 में ये स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तुमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नलकूप से सिंचाई होती है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक, ये देखिए, उत्तर प्रदेश में नलकूप से 10,743, फिर पंजाब, फिर बिहार, फिर हरियाणा। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, यूपी, पंजाब, बिहार, हरियाणा, याद रखिएगा सीक्वेंस। भारत में नलकूप और कुएं से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानचित्र में 1, 2, 3, 4 अंकों से दिखाए गए भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। बताना है हमको अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में अनुक्रम बताना है हमें, बताएंगे। देखिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक, 1, 2 है, 3 है, और फिर ये 4 है। तो देखिए, जो आपका 1 है, ये आपका असम वाला रीजन है, असम। 2 वाला आपका कौन सा होगा, देखेंगे आप, तो 2 वाला यहाँ पे कुछ वेस्ट बंगाल पड़ता है आपका। 4 वाला तो आपको पता है कि यूपी है हमारा, और 3 वाला ये महाराष्ट्र वाला रीजन है। ठीक है, अवरोही क्रम की बात कर रहा है तो देख लेंगे। मुझे ऐसा लगता है एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ये पूछ रहा है। तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन में सबसे ज्यादा मुझे लगता है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन आपका यूपी से होता है। यूपी के बाद आपका किससे होता है, यूपी के बाद अगर आपका होगा भी तो महाराष्ट्र से होगा, और महाराष्ट्र के बाद अगर होगा तो आपका ये वेस्ट बंगाल से होगा। और असम में, क्योंकि इधर नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ियां ज्यादा है तो ग्राउंड वाटर कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो 4, 3, 2, 1 डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आईएएस में भी आज काफी पहले पूछे जाते थे, अभी हम रिसेंटली ये ट्रेंड नहीं देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था, तो जिसे हम कहते हैं ना गार्लैंड कैनाल सिस्टम, तो ये दिनेश दिनशॉ जे दस्तूर जी ने इसको प्रस्तावित किया था, हमने नोट्स में पढ़ा था। नेक्स्ट है, साउथ इंडिया में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे हम मानते हैं। साउथ इंडिया में तो सर ऑर्थर कॉटन को हम मानते हैं साउथ इंडिया में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत। ठीक, नेक्स्ट है, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है।
देखिए, आप सभी को पता है कि एक हमने स्मॉल पढ़ा था, एक हमने मीडियम पढ़ा था, एक हमने लार्ज पढ़ा था। तो देखिए, लघु और वृहद परियोजनाएं, केवल वृहद से तो बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं होता है, लघु से केवल मध्यम से नहीं होता है, लघु से होता है काफी पार्ट, लेकिन जब लघु और वृहद को मिला देते हैं तो अधिकांश आपका भाग जो है, सर्वाधिक भाग इसी से पूरा होता है। ठीक है, लघु और वृहद जो स्मॉल और लार्ज स्केल, यानी कि माइनर और मेजर जो है आपकी। नेक्स्ट है फरक्का की नहर की जल वहन क्षमता है, जो फरक्का आपकी कैनाल है उसकी कैपेसिटी कितनी है फरक्का की। फरक्का की कैपेसिटी आपकी 40,000 क्यूसेक है। ठीक है, 40,000 क्यूसेक 1975 में हुगली रिवर के सिल्ट को रोकने के लिए बनाया गया था, तो 40,000 क्यूसेक है। नेक्स्ट है मंगलम सिंचाई परियोजना है। मंगलम कहाँ है, तुमने पढ़ा था केरल में, राइट, हमने पढ़ा था मंगलम केरल में, कुंती रिवर, उसकी सहायक पूजा, चेरुकुन्नम पूजा रिवर पर मंगलम आपकी परियोजना है 1966 में पूरी हुई थी। नेक्स्ट है सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो सारण जो है सिंचाई नहर वो आपकी गंडक से निकलती है। बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, गंडक से निकलती है। त्रिवेणी घाट के पास 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है गंडक नदी पर, जिससे कुछ नहर निकाली गई, जिसमें सारण सिंचाई नहर भी एक है। इंदिरा नहर का उद्गम स्थल क्या है, तो मैंने आपको बताया था जहां पर आपकी सतलज और व्यास नदी मिलती हैं, कहां पर, पंजाब में। वहां पर एक बांध है, उसका नाम है हरिके, वहां से निकलती है क्या, आपकी इंदिरा गांधी कैनाल। पढ़ाया है आपको मैंने, चलिए देखेंगे। हरिके बैराज, राइट, हरिके बैराज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है, तो सतलज और व्यास, सतलज और व्यास रिवर के जो जहां पर मिलती है वहां से आपका सोर्स है। नेक्स्ट है राजस्थान में इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है। देखिए व्यास और सतलज के एकदम जो है ना, जहाँ पे इंटरलिंक करते हैं वहां से निकलती है, तो एक सिंगल आंसर नहीं इसमें करेक्ट होगा, सतलज और व्यास दोनों करेक्ट होंगे, या तो हरिके डैम दिया होता। नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है, तो सतलज नदी पर हरिके बांध से इसका उद्गम है, हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है, तो हमने पढ़ा था कि व्यास और सतलज दो रिवर जहां मिलती हैं वहां से आपको इसको वाटर मिलता है। अब 1 और 4 यहाँ पर कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है, देखेंगे क्या है इसका, डी, 1, 3 और 4। इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिए, क्यों क्या होता है कि जैसे सतलज, ब्यास और रावी नदी क्योंकि रावी इसमें से आके ब्यास से मिलती है, ब्यास में मिल जाती है, और ब्यास फिर जाके सतलज में मिल जाती है, तो अल्टीमेटली रावी का भी रिवर आ ही जाता है, तो रावी रिवर का पानी भी इसमें आ जाता है, तो इसलिए रावी को बोला गया है। तो इस हिसाब से आपका 1, 3, 4 ये करेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज 1, 4 अगर दिया होता तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है, पोंग, तो जो ब्यास पे पोंग बांध बना है उस व्यास रिवर की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है इंदिरा गांधी कैनाल यूज करेगी। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया कि व्यास नदी पर पोंग बांध भी है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है। देखिए सबसे पुरानी आपको पता है कि 1927 में गंग नहर, उस समय बीकानेर के राजा गंगा ने बनवाई थी, तो ये आपकी सबसे पुरानी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, इसका निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया था कब, तो 1927 में करवाया था। ठीक, नेक्स्ट है शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है, नीचे दिए गए कोड में से चुनिए। जो आपकी शारदा सहायक समावेश समादेश विकास परियोजना है उसके लक्ष्य, तो देखिए कृषि उत्पादन बढ़ाना, बिल्कुल एक नहर का जो कैनाल सिस्टम है उसका उद्देश्य कृषि सिस्टम, कृषि उत्पादन को बढ़ाना होता है। बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, बिल्कुल ये भी होता है। भू प्रबंधन सुधार भी होता है। तो लगभग सारे ही ये जो आपके
जितने भी ऑप्शंस हैं ये करेक्ट होंगे, सारे उद्देश्य होते हैं, ठीक है, सारे ही उद्देश्य ये होते हैं। नेक्स्ट पर आएंगे हम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है, बताना है। नहीं वाले में आप आ जाएंगे, नहीं बताना है। देखिए पहला कह रहा है घग्घर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। कहाँ घग्घर आपकी, कहाँ इंदिरा गांधी, सतलज और ब्यास के, आपको पता है कि सतलज और ब्यास रिवर उसका यूज किया जाता है पानी का, तो ये तो गलत हो जाएगा। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, बिल्कुल अमरकंटक की पहाड़ी से अनूपपुर से निकलती है, एमपी का जिला है। निजाम सागर मंजीरा नदी पर है, बिल्कुल निजाम सागर आपका मंजीरा रिवर पे है। और पेन गंगा गोदावरी की सहायक है, ये भी सही है। घग्गर, अगर ये तीनों आपको मान लीजिए नहीं पता है, लेकिन इतनी देर से आप पढ़ रहे हैं कि इंदिरा गांधी जो कैनाल है वर्ल्ड की सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम है, इसमें सतलज और ब्यास रिवर जहां मिलती है पंजाब में, वहां हरीके डैम है, वहां से ये कैनाल जो है काट के निकाली गई है। सतलज और ब्यास का पानी आएगा, घग्गर का पानी थोड़ी ना आएगा, तो ये आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट मैच नहीं है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे लोअर गंगा रिवर, निचली गंगा नहर, लोअर गंगा कैनाल का उद्गम स्थल गंगा पर है। तो हमने पढ़ा था नरौरा बुलंदशहर में है। अपर गंगा है एक, और एक लोअर गंगा कैनाल है, ठीक है। 1978 में पहली बार चलाई गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। बिहार में किससे आपकी सिंचाई होती है, तो देखिए जो आपकी गंडक रिवर पे आपने पढ़ा था कि त्रिवेणी नहर बनी है, गंडक रिवर पे, उससे आपकी बिहार में सिंचाई की जाती है, ठीक। ये नहर चंदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है, और ये वेस्ट चंपारण जिले में आपकी स्थित है। नेक्स्ट है हरियाली एक नई योजना है। हरित क्रांति लाने के लिए, बंजर भूमि के लिए, मैंने आपको कहा था ये आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। मरुस्थल के वनीकरण के लिए या गोचर भूमि के विकास के लिए बताना है, ठीक। और भी ऑप्शन है क्या? हम्म, तो यहाँ पर आप देखेंगे मरुस्थल के वनीकरण के लिए नहीं था, गोचर भूमि के लिए भी नहीं था। एक ऑप्शन और आपका इधर क्या दिया था, द्वितीय हरित क्रांति, ये भी नहीं होगा। बंजर भूमि के विकास के लिए, तो देखिए वाटर से रिलेटेड है ये आपका, इरिगेशन से रिलेटेड, तो बंजर भूमि के विकास के लिए होगा। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। हरित क्रांति और इन सब चीजों से कोई संबंध नहीं होगा, बंजर भूमि से इसका संबंध होगा। अगेन देखिए हरियाली योजना किससे संबंधित है, यहाँ पे मृदा प्रबंधन, वायु प्रबंधन, फसल प्रबंधन नहीं, जल प्रबंधन से इसका संबंध है। हरियाली से आप मृदा या फसल प्रबंधन मत कर दीजिएगा। नेक्स्ट है एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने पढ़ा था ना। इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ हैं, लाभ हमें बताने हैं कि अगर हम इंटीग्रेटेड वाटरशेड प्रोग्राम को चलाएंगे तो क्या लाभ है। देखिए मृदा के बह जाने की रोकथाम बिल्कुल नहीं बह पाएगी। देश की 12 मासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, वो रिवर लिंक प्रोजेक्ट होता है, वो इंटीग्रेटेड वाटरशेड का नहीं होता है। वर्षा जल संग्रहण और भौम स्तर जल स्तर का पुनर्भरण, बिल्कुल ये सही है। प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्ज सृजन, ये भी आपका सही है। दो आपका सही नहीं होगा, 12 मासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ने में वो रिवर लिंक प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तो आपका 1, 3 और 4 हो जाएगा, 2 आपका सही नहीं होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, कुछ हमें युग्म दिए गए, इस पर विचार करना है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, जिसे हम कह सकते हैं ड्रॉट वाला जो एरिया था आपका, ठीक है। और एक आपका ये मरुस्थल विकास डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर वाटरशेड प्रोग्राम। तो इसमें है कि किस मंत्रालय ने, तो देखिए हमने अभी पढ़ा था इससे ऊपर कि जो पूरा ये जो तीनों ही कार्यक्रम हैं, ये एक सिंगल कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, और इन तीनों ही कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है शायद चलाता है, हमने इतना पढ़ा था अभी। तो ये तीनों ही इसका मतलब गलत मैच हो जाएंगे, क्योंकि खाली, एक सेकेंड,
देखिए, जो सूखा वाला है और ये डेजर्ट वाला है इंटीग्रेटेड, ये तीनों ही आपका डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स चला रहे हैं, ठीक है, लैंड रिसोर्स चला रहे हैं। इन तीनों में से कोई भी मैच नहीं है। हमने इसको पढ़ा था अपने नोट्स में भी, इसीलिए मैंने थोड़ा जोर दे के आपको पढ़ाया भी था। उसके बाद फरवरी 2009 में इसको चेंज करके इंटीग्रेट वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम कर दिया गया, ठीक है। और ये इसका भूमि संसाधन विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक भाग है, ठीक। तो और जो आपका ये वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना, ये आपका कृषि और सहकारिता विकास का प्रोग्राम है, ठीक है, ये कृषि और सहकारिता का है। और ये सारे ये दोनों जो है आपके वो आपका ग्रामीण विकास आपका मंत्रालय जो है उसका प्रोग्राम है। तो तीनों ही आपके मैच नहीं है यहाँ पे, राइट, ये मैच नहीं है आपके, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन से ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं। ड्रिप सिंचाई से क्या क्या हमें लाभ हो सकते हैं। खरपतवार में कमी, मृदा लवणता में कमी या मृदा अपरदन में कमी। तो मृदा अपरदन में तो डेफिनेटली कमी आती है अगर हम ड्रिप इरिगेशन करते हैं। और खरपतवार में भी जो वीड होते हैं, वीड्स जो हमारे खरपतवार होते हैं, उनमें भी कमी आती है आपके ड्रिप इरिगेशन से। ड्रिप जरूरत भर का पानी देंगे तो उतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएंगे वीड्स, लेकिन मृदा की लवणता में कमी ऐसा कुछ इससे नहीं होता है। तो एक और 3 होगा आपका, लवणता में इससे कमी का कोई ऐसा सच कोई पॉइंट नहीं है। देखिए लाभ क्या है, जल की बचत होती है, पौधों के आकार और उत्पादकता में वृद्धि होती है, ऊर्जा और श्रम में बचत होती है, कम उपजाऊ मृदा के लिए उपयुक्त होता है, खारे पानी का उपयोग संभव हो पाता है, खरपतवार की वृद्धि पर नियंत्रण, उर्वरक क्षमता में वृद्धि, मृदा अपरदन नहीं होता है, भूमि तैयारी की जरूरत नहीं है, रोग और कीट समस्याएं कम हो जाती हैं। हानि क्या होती है, मृदा लवणता समस्या संबंधी चीजों में समस्याओं में वृद्धि हो जाती है, डिजाइन स्थापन और उत्तरवर्ती संचालन में उच्च कौशल की जरूरत, आर्थिक और तकनीकी सीमाएं होती हैं इसकी, ठीक है, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल लिमिटेशंस होती हैं इसमें। तो ये आप देख सकते हैं, इस वजह से आपका 1 और 3 करेक्ट था, 2 नहीं करेक्ट था। नेक्स्ट है बकिंघम नहर कहाँ है। बकिंघम नहर आपकी जो है कोरोमंडल कोस्ट पे है। कोरोमंडल कोस्ट आपका ये वाला ईस्ट वाला आंध्र प्रदेश उड़ीसा वाला इधर पड़ जाता है, ये कोरोमंडल कोस्ट होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है। तो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा हम वाटर यूज करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट है चंबल नहर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है। देखिए चंबल की जो परियोजना है वो आपकी गंगा यमुना दोनों से आपकी संबंधित है, ठीक है, गंगा बेसिन से भी और यमुना बेसिन से भी संबंधित है, राइट। देखिए कैसे संबंधित है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं चंबल नहर सिंचाई परियोजना यमुना बेसिन से संबंधित है। चंबल यमुना की सहायक नदी है, आपको पता है, जाकर यमुना से मिल जाती है इटावा जिले में, परंतु ये गंगा की उप सहायक नदी भी है, मतलब सब ट्रिब्यूटरी, क्योंकि यमुना आगे जाके गंगा से मिलती है, तो गंगा की सब ट्रिब्यूटरी क्या हो गई, आपकी चंबल हो गई। तो समग्र रूप से एक तरीके से गंगा बेसिन का भी भाग है और यमुना बेसिन का भी भाग है, क्योंकि ये गंगा आ रही है, गंगा से आके यमुना मिल रही है और यमुना में आके चंबल मिल रही है, गंगा यमुना चंबल। तो अल्टीमेटली चंबल जाकर मिल तो गंगा में ही रही है, तो यमुना गंगा दोनों का पार्ट हो जाएगी आपकी चंबल, ठीक। यस, अगेन अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्या है। नेक्स्ट दूसरा ही टॉपिक होगा मेरे ख्याल से। इतना ये पेज इसमें कुछ छूटा नहीं होता, ये पता नहीं क्यों सादे से पेज दे देते हैं, कुछ भी छूटा नहीं है आपका कोई टॉपिक। 39 क्वेश्चंस ही थे, मैंने मैच कर लिए थे, 39 आपके पूरे कराए हैं मैंने। तो ये आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जिसे मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स कहते हैं। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ चलाए गए हैं, जैसे नर्मदा की अलग है, महानदी रिवर की अलग है, भाखड़ा नांगल आपका सतलज रिवर की अलग है। इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है इसको, और फिर उसको एक पूरे चैप्टर में कंपाइल कर दिया गया है। यस, अगेन अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होते हैं, तो हमारे चैनल सफलतागंज को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं आपके लिए लाने वाली हूँ एक मास्टर वीडियो, 2-3 दिन में आपको मिल जाएगा, किसका, फिजिक्स का। फिजिक्स का मैं आपके लिए मास्टर वीडियो लाने वाली हूँ, तो उसको जरूर अपना प्यार दें और अपना सपोर्ट दें और हमारे चैनल को अपना सपोर्ट दें। फिजिक्स का मास्टर वीडियो रहेगा, उसमें पूरी घटना चक्र की फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपके कंपाइल रहेंगे एक ही सिंगल वीडियो में। अब वो जितना भी हो 4 घंटे 5 घंटे का,
वैसे मैं शॉर्ट में कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी समझाऊं आपको। उसमें हम क्वेश्चंस को करेंगे और नोट्स नहीं करेंगे, उसमें क्वेश्चन में ही अपने पार्ट्स को क्वेश्चन अपने चीजों को समझ लेंगे। जो भी हमारे पास थोड़ी सी स्पेस होता है उसमें हम समझ लेंगे, ज्यादा उस पर टाइम नहीं देंगे। नोट्स पर हम इस पे क्वेश्चन को ही करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे जरूर प्रेस करें सो दैट जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। राइट, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।